तो शुरुआत में हमें एक विमान दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे यात्री बैठे होते हैं और ये विमान एक समुद्र से आगे अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। विमान के सभी यात्री किसी खतरे को लेकर चिंता से बात कर रहे थे और अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी तरफ इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी ये छोटी सी बच्ची अपने पापा से पूछती है कि हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस पर उसके पिता कहते हैं कि हम अभी समुद्र के ऊपर से गुजरे हैं, बेटा इसमें बहुत समय लगेगा। तभी लड़की खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह दंग रह जाती है। दरअसल उसने आसमान में उड़ती शार्क को देखा था। फिर वह अपने पिता को यह बताती है कि मैंने आसमान में उड़ती हुई शार्क देखी, जिस पर उसके पिता को विश्वास नहीं होता। उनका कहना है कि शार्क पानी में होती है तो वो उड़ कैसे सकती है। प्लेन में बैठा एक शख्स बाहर अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था। वह बाहर उड़ती शार्क को भी देखता है जिसे वह अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब देखते हैं प्लेन के बाहर का हैरान कर देने वाला मंजर। विमान के चारों तरफ ढेर सारी शार्क मछलियां उड़ रही थी। शार्क पर अजीबोगरीब लोग भी सवार थे जो फौजी वर्दी पहने हुए थे। जिसके बाद शार्क पर बैठे लोग प्लेन पर कूद जाते हैं और हमला कर देते हैं। पायलटों को उनके सामने एक बड़ी शार्क भी दिखाई देती है जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले ही पल शार्क उन पर सामने से हमला कर उन्हें खा जाती है। अब शार्क पर बैठे लोग प्लेन के अंदर आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज है। लोगों के बीच आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे काफी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। वे ज़ॉम्बीज तब बहुत से लोगों के सिर से अलग कर देते हैं। कुछ लोगों के चेहरे को हथियार से शरीर में ठोक कर वे उन्हें बहुत बुरी मौत देते हैं, जिससे प्लेन में हर जगह खून फैल जाता है। ये सब खून खराबा सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं कर रहे थे बल्कि उनकी शार्क भी कर रही थी, क्योंकि वे भी उन्हीं की तरह क्रूर और निर्दयी हैं। वे सभी क्रूर हैं। एक शार्क एक आदमी पर हमला करती है और उसे बेरहमी से खा जाती है। लाश अभी भी नहीं रुकती। किसी का सिर काटकर, किसी का मुंह काटकर सबको बहुत बुरी मौत देते हैं। चंद मिनटों में ये प्लेन का ये खौफनाक मंजर बना लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा करने से विमान भी तबाह हो जाता है, और क्योंकि वे लाश और उनकी शार्क को मारने आए थे, वे मिशन पूरा करने के बाद यहाँ से चले गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी और शार्क कहाँ से आए, कौन है वे, और वे लोगों पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब इस फिल्म के अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया गया है, जहां हमें एक प्राइवेट कंपनी दिखाई देती है जो अमेरिकी सेना के लिए काम करती है। इस सेना को पूरी सुरक्षा, सेनापति और सैनिक दिए जाते हैं। अब हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम रेक्टर है। वह एक प्रोफेसर भी है जो बहुत बूढ़े दिखते हैं, क्योंकि उनकी उम्र करीब 105 साल थी। वह खुद को एक अजीब सा इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो कंपनी का सिस्टम उसे बताता है कि वह 105 की जगह सिर्फ 75 साल का है, यानी असल उम्र से काफी कम। जाहिर है उम्र कम कर दी गई, इसलिए अब वह थोड़ा चल पा रहा था, जो वह 105 साल की उम्र में नहीं कर पाए थे। अब प्रोफेसर रेक्टर ठीक थे। वह अपनी छोटी बेटी के साथ विमान पर हुए हमले का वीडियो देख रहे थे, और ये था वो वीडियो जो प्लेन के पैसेंजर ने अपने कैमरे में बनाया था, जिसमें वह समझ जाती है कि कोई अजब शक्ति है जो दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहता है, और वह बताना चाहती है कि हम दुनिया पर राज करने के लिए वापस आए हैं। इसके बाद सीन कटकर एक महिला के पास आता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रेक्टर की बड़ी बेटी है, जिसका नाम देबला है। प्रोफेसर रेक्टर की कंपनी को इस बर्फीले इलाके में एक बहुत बड़े जहाज के आने के संकेत मिले थे। इसकी जांच करने के लिए देबला यहाँ आए थे, क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये जहाज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसका इस्तेमाल नाजी सेना करती रही होगी, यानी ये जहाज हिटलर के जमाने का होगा। फिर जैसे ही देबला उस जहाज के पास पहुंचती है तो उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जहाज उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह फिर जांच करने के लिए जहाज के अंदर जाती है। यहाँ उसे ढेर सारी लाशें दिखाई देती हैं जो खून से लथपथ थी, और फिर जैसे ही वह अगले ही पल देखती है सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और देबला पर अटैक कर देते हैं। उसने सेना की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन क्योंकि देबला बहुत बहादुर थी, वह बहुत अच्छी तरह से लड़ना जानती थी, इसलिए वह उनसे काफी टक्कर भी लेती है। वह अपने पैरों से 2 लाशों को मारती है और उन्हें गिरा देती है। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है, इसलिए वह 23,000 चीजें अपने सिर में डाल लेती है और उसे मार देती है।
जिसके बाद उन पर हमला करने वाले सभी ज़ॉम्बीज मारे गए। अब तक वह जान चुकी थी कि यह कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि कुछ तो है। इसलिए जैसे ही वह छिप रही थी, वह आगे बढ़ रही थी। अब देबला के सूट पर कैमरा था, जिसकी वजह से उनके डेड डायरेक्टर भी यहाँ सब कुछ देख पा रहे थे। अब जब वह आगे बढ़ती है तो उसे एक जगह ढेर सारे जहाज दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत ही पुराने मॉडल का था, जिससे स्पष्ट था कि वह भी सैकड़ों वर्ष पुराना था। लेकिन जब वह एक कमरे में पहुंचती है तो उसे बड़ा ही अजीब नजारा दिखाई देता है। वह नाजी सेना की वर्दी में हजारों लाश देखती है। ये सभी लटके हुए थे। इन्हें एक पाइप के जरिए मशीन से जोड़ा गया था। यह एक ऐसी मशीन थी जो या तो उनके जख्मों को फिर भर देगी, या अगर कोई ज़ोंबी मर गया है तो वह इसे फिर से जीवित कर देगा। प्रोफेसर अभिनेता अपनी बेटी देबला को बताता है, मुझे लगता है कि यह उसके अतीत से संबंधित है। मुझे लगता है कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। अब यह सुनने के बाद जैसे ही देबला वहां से निकलने के लिए दौड़ी, वह कुछ और भी आश्चर्यजनक सीखती है। वहीं सामान्य आकार की तुलना में उन्हें बड़ी बड़ी शार्क नजर आती हैं, जो हवा में उड़ रही थी और बेहद डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी शार्क थी। अभी देबला ये सब देख ही रही थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी देबला पर अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी असल में इस पूरी ज़ॉम्बी आर्मी का कमांडर है, और क्योंकि वह बहुत बहादुर थी, देबला की तुलना में वह बहुत अच्छी तरह से लड़ना जानती थी, इसलिए वह उसे बहुत मारती है और उस पर बहुत भार डालती है। वह फिर देबला को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे वह तुरंत होश में आ जाती है। लेकिन वह लाश देबला को नहीं मारती, पर उसे जीवित छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही उसे होश आया, वह यहाँ से निकलने के लिए हवा की ओर दौड़ती है, जहाँ उसे आसमान में उड़ती ढेर सारी शार्क दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी शार्क अदृश्य हो जाती हैं, यानी वे हवा में रहते हैं लेकिन दिखना बंद हो जाते हैं। और अब जैसे ही वह जहाज देखती है, वह बर्फ के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद वह अदृश्य भी हो जाती है। अगले सीन में हम रिएक्टर कंपनी की लैब देखते हैं, जहां देबला को इसलिए लाया गया क्योंकि वहां से उसकी जान बच गई थी। लेकिन जब से उसे होश आया, तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण आ रहे थे। इसका मतलब है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब एक ज़ॉम्बी थी। दरअसल देबला को ज़ॉम्बी के कमांडर ने जो इंजेक्शन दिया था एक ज़ॉम्बी वायरस था, क्योंकि ऐसा करके वो देबला को भी ज़ॉम्बी बनाना चाहती थी, ताकि हर जगह उसके द्वारा बनाई गई लाश हो, जिसे वह अपने साथ शामिल करती है और मानवता की जड़ से मारती है और दुनिया पर राज करो। अब हम रिएक्टर को उसकी 2 बेटियों के साथ देखते हैं, जहां खा रहे थे। उस समय रिएक्टर की छोटी बेटी ने कहा, आपने कहा कि यह आपके अतीत से संबंधित है, तो आज आप हमें अपने अतीत के बारे में बताते हैं। आखिर हुआ क्या, क्योंकि आपने हमें अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया। जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उन्हें बताने लगते हैं कि यह 1942 की बात है, जब ब्रिटिश सेना ने जर्मन सेना और नाजी सेना पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने जर्मनी के हर इलाके को तबाह कर दिया, जिसके कारण जर्मन सेना और नाजी सेना अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। जिसके बाद हिटलर ने सेना के कमांडर से बदला लेने को कहा। प्रोफेसर रेक्टर से कहो कि ऐसा सीरम, ऐसा वायरस बनाए ताकि एक जीवित व्यक्ति क्रूर और क्रूर हो जाए, जिनकी लाशें फिर से जीवित हो जाती हैं और लाश में बदल जाती हैं, ताकि बिना थके और दर्द महसूस किए वे ब्रिटिश सेना का सामना करते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं, ताकि जर्मन सेना पर विजय प्राप्त की जा सके। और क्योंकि मैं उस समय नाजी सेना की प्रयोगशाला का वैज्ञानिक था, इसलिए मैंने आखिरकार वह सीरम तैयार किया। लेकिन क्योंकि हम पर हर तरफ से हमला हो रहा था, युद्ध का माहौल था, इसलिए उस समय मैं इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना सका, यानी एक ऐसी दवा जिससे सीरम के असर को खत्म किया जा सकता है और लोग फिर से सामान्य हो सकते हैं और अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकते हैं। जैसे ही सीरम वायरस के लिए तैयार होता है, कमांडर इसका इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिस पर रेक्टर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यह वायरस बन तो गया है लेकिन इसका एंटीडोट नहीं बन पाया है, जिसके कारण वे सभी सैनिक और लोग किसके लिए यह सीरम दिया जाएगा, कौन बनेगा इस वायरस का शिकार, वे इसे फिर से नहीं ले पाएंगे, जिससे ये लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी कमांडर इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ युद्ध जीतना चाहता था। और क्योंकि प्रोफेसर रेक्टर ने उनके मामले में हस्तक्षेप किया था, उसने विद्रोह करने के लिए उसे गोली मार दी। तो प्रोफेसर खुद को मरते हुए देखता है और खुद पर सीरम लगाता है।
अब अंग्रेजों ने नाजी सेना पर फिर किया हमला, जो नाजी सेना को और भी कमजोर बना देता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस सीरम का इस्तेमाल नहीं किया था। रेक्टर का कहना है कि जब 1945 में हिटलर की मृत्यु हुई, जर्मनी में स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद नाजी सेना और उनके सेनापति गायब हो गए और मैं यहाँ अमेरिका आ गया। मानवता की मदद करने और लोगों की भलाई के लिए मैंने ये कंपनी बनाई है, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। सीरम बनाने के बाद मुझे इसका पछतावा हुआ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब सुनकर प्रोफेसर की दोनों बेटियां उन पर बहुत गुस्सा करो, इसलिए वह कहती हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है और उस समय क्या हुआ था, आप इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। आपने बहुत गलत काम किया है, तुमने प्रकृति से खिलवाड़ किया। मेरा मतलब है, तुमने लोगों को घोड़ों जैसा बनाया, आप उन्हें बदलना चाहते थे, और मरने के बाद तूने मरे हुओं के साथ बुरा किया, उन्हें ज़ॉम्बी बनाकर। तो इसलिए अब आप हर चीज का समाधान पा सकते हैं। फिर हम नाजी सेना देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गया है, और उन्होंने न्यूयॉर्क पर भी हमला किया है, जिससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है ज़ॉम्बी सेना और शार्क जो यहाँ आई हैं, वे वास्तव में हिटलर की नाजी सेना है, क्योंकि वे 1945 में गायब हो गए थे क्योंकि उन्होंने इस सीरम का इस्तेमाल किया था, यह वायरस। न्यूयॉर्क शहर में यह सब तबाही समाचार में दिखाया गया था, और इस अचानक हुए हमले के कारण बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ के अलावा ज़ॉम्बी नाजी फौज कई अन्य देशों पर हमला करता है, लंदन, जापान, कनाडा और चीन सहित। इसके अलावा शार्क नष्ट कर रहे थे आकाश में उड़ते सारे विमान, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में किया था। ऐसा करने से सभी उड़ानें होती हैं रुक गया, जिसका अर्थ है हवाई यात्रा रोक दी जाती है, क्योंकि एक एक कर सारे विमान नष्ट हो गए। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए निदेशक अमेरिकी जनरल से मिलता है एक वीडियो कॉल पर, लेकिन बाद में इस बैठक में और भी कई लोग शामिल हों, जिसमें अध्यक्ष, अधिकारी, डॉक्टर और शार्क के कमांडर। अब इनमें से एक डॉक्टर बताता है शार्क हवा में उड़ने में सक्षम है क्योंकि उन पर प्रयोग किया जा चुका है, अपना शरीर बदलकर करने में सक्षम बनाया है पानी से हवा में उड़ना। यह अनुभव बहुत बड़ा है जिसमें शार्क ने बनाया है पूरी व्यवस्था उल्टी और उन्हें आकाश में रहने योग्य बनाया। इसके अलावा जो इंजन किया गया है उनके शरीर पर स्थापित, जिसकी मदद से कर सकते हैं जमीन से 4000 की ऊंचाई पर उड़ान भरें। प्रयोग के कारण शार्क का शरीर इतना मजबूत हो गया है और इतना मजबूत होगा इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर हम उन्हें मारना चाहते हैं तो हमें भी बनाना पड़ेगा उनके जैसे राक्षस और राक्षस, जिसे हम नियंत्रित करेंगे और उन पर हमला करेंगे। यह सुनकर अधिकारी मना कर देता है। उनका कहना है कि यह कोई अच्छा उपाय नहीं है इस समस्या से निजात पाने के लिए, जिसमें हमें दूसरा बनाना है राक्षस को मारने के लिए राक्षस, क्योंकि अगर वह दानव जिसे हम नियंत्रित करेंगे हमारे नियंत्रण से बाहर है तो हम क्या करेंगे। हमें राक्षस बनाने की अनुमति है उन सबको मारने के लिए। हवाई अड्डे पर हम देखते हैं कि एक के बाद बहुत दिन हो गए, क्योंकि उड़ान थी खुला, भीड़ बहुत थी और इसमें देरी भी हुई उड़ान, जिसके कारण यात्रियों वहां बैठे बहुत गुस्से में थे। तभी एक महिला देखती है कि न्यूयॉर्क के लिए उड़ान बिल्कुल है, तैयार है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे और सभी यात्री जो न्यूयॉर्क जाते हैं विमान में बैठो। जिसके बाद उनकी 2 बेटियां और कई अन्य कमांडर अनुसरण करना शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क जाने वाला विमान लाश को मार डालो, क्योंकि वे जानते थे कि नाजी लाश निश्चित रूप से इस पर हमला करेगी विमान, जिसका अर्थ था कि यह स्पष्ट था जो अमेरिकी सरकार के पास था इस विमान को हवा में उड़ा दिया और फिर वास्तव में नाजी लाश उस पर हमला करने के लिए विमान की ओर जाओ। विमान में सभी यात्री थे किसी भी खतरे से अनजान और फिर लोग लाश देखना शुरू करते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही वे विमान देखते हैं लोग बहुत डरे हुए थे। इसके साथ लाश और शार्क भी विमान पर हमला करती हैं और हर बार की तरह इस बार भी वे अंधी गोलियां भी चलाते हैं और पहले उन्हीं लोगों को मारो और फिर किसी की आंख फोड़ना, किसी का पेट काटो और उन्हें बड़ी दया से मारो। वे बहुत से यात्रियों को अलग करते हैं उनके सिर, जिसके बाद विमान में आग लग गई और जैसा कि कुछ लोगों को बचाया गया था वे विमान से बाहर गिर गया। कुछ गरीब लोगों को लाश द्वारा शिकार किया जा रहा था और अब विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। दूसरे विमान में सेनापति रेक्टर की बेटी को एक बॉक्स देता है और कहते हैं कि एक मारक है इसमें वायरस के लिए। रेक्टर भी है इसे बनाया क्योंकि उसे लगा कि यह हो सकता है कि डबला भी बन जाए एक ज़ोंबी और उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर उसकी बेटी उससे बात करती है पिताजी रेक्टर और कहते हैं कि अगर आपने पहले ही यह मारक बनाया था तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, दुनिया इतने बड़े खतरे में नहीं होती। और आपने आज क्या किया? तुमने निर्दोष लोगों को बनाया लाश और बहुत गलत किया।
जिस पर रेक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि हमने बहुत गलत निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। इसके बिना हम ज़ॉम्बीज़ तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने इसे करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इसके बिना काम मुश्किल है उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। अब उनकी बातें चल रही थी कि किसी समय नाजी लाश उनके विमान तक पहुंचे। वे बस उन पर हमला करने के लिए तैयार थे कि किसी समय डाबला एक ज़ॉम्बी बन जाता है और जाकर हवाई जहाज का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद सभी लाश विमान के अंदर आना शुरू करो। वे अंदर आते ही सभी पर हमला कर देते हैं। हालांकि कमांडर प्रतिस्पर्धा करते थे लाश के साथ, लेकिन चूंकि वे थे बहुत खतरनाक, इतना आसान नहीं था उनसे लड़ने के लिए। इसलिए लाश सभी सेनापतियों को अपना शिकार बनाओ, जबकि बाहर शार्क विमान को भी तबाह कर रहे थे। इसका मतलब है कि नाजी लाश उन पर पूरी तरह हावी हो गया था। अब ज़ॉम्बी बन गई थी। डाबला कमांडर के नेता को गोली मारता है, जिसके बाद वह मारपीट करने लगती है अन्य कमांडरों। यह देखकर रेक्टर की बेटी जल्दी से मारक निकालकर डालता है उसकी बहन डाबला के गले में। अब देखते हैं बाहर का नजारा, जहां अचानक एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली है रेक्टर की बेटी की तुलना में। अब ये सभी लाशें मार रही है शार्क एक के बाद एक। तब हमें पता चलता है कि यह शार्क वास्तव में रेक्टर द्वारा बनाया गया है और वह इसे नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं भी एक दानव बनाऊंगा, अर्थात राक्षसों को मारने के लिए उसने एक दानव बनाया। रेक्टर शार्क को नियंत्रित करता है और उन शार्क को गोलियों से मार देता है और बम। इसके अलावा वह शार्क इतना बड़ा था कि शेष शार्क को इसे खाना पड़ता है, लेकिन मारक के कारण यह पूरी तरह से ठीक हो गया था। सभी मृत लाश और शार्क पानी में गिरना शुरू करो। यह दृश्य देखकर सेना के जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह यह देखने के लिए उत्सुक था। यह देखकर रेक्टर भी था खुश, क्योंकि मिशन वह लाश के खिलाफ शुरू कर दिया इसमें सफल रहा। इसके बाद हमें फिर से नाजी जहाज दिखाई देता है, यानी वही जहाज जो हमने देखा था शुरुआत में, जिसमें डाबला गया था, क्योंकि यही नाजी की पूरी फौज थी जिसका सेनापति आदेश दे रहा है दुनिया को नष्ट करने के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेक्टर और उनकी टीम ने यह युद्ध नहीं जीता है उन लाश और शार्क को मारकर, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी और यह युद्ध बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ओर राक्षस होंगे और रेक्टर राक्षसों को बना देगा एक के बाद एक उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वह एक वैज्ञानिक है। उसके पास है ऐसी शक्ति कि वह बूढ़ा ना हो सके, नहीं वह कभी मरेगा। आपको याद हो तो उसने भी लगा दिया उसका अपना सीरम वायरस, जिसके बाद वह मारक के साथ ठीक हो गया। लेकिन उसके पास एक अलग शक्ति थी और अब वह इंजेक्शन लगाता रहता है और उसके जीवन को कम कर रहा है। और जैसा उसने निश्चय किया था, वह दुनिया की मदद करेगा, मानवता को बचाएगा। तो अब वो कुछ भी करेगा ये करने के लिए, और फिल्म यहीं खत्म हो